नमस्कार। आप जानते हैं कि एचपी टेट की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और एचपी टेट का एग्ज़ाम जल्दी हो भी जाएगा। उसका तो सेट है कि वो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो एचपी टेट के लिए आपको कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने एक अलग से सीरीज़ चलाई हुई है। जिस सीरीज़ के अभी तक 2 पार्ट हो चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट उसका डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर हो जाए और आने वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाए। मतलब रिलेटेड जानकारी हम इस तरह से डिस्कस करते हैं और डेफिनेटली 100% छोटे के साथ मैं कहता हूँ कि आपको हेल्प मिलने वाली है। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पार्ट जीके ही होना चाहिए और जीके के ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। मेहनत तो खुद से करनी ही पड़ेगी, आप चाहे जहां मर्जी चले जाइए। वही बात है ना कि डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से अब तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही आंसर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। 1936 को जो था वो कहा जाता है कि 1936 को जो था वो उस ग्लेशियर ने भारी तबाही जो था वो चंद्रा वैली में मचाई थी। चंद्रा वैली में जो भारी तबाही इस ग्लेशियर के द्वारा मचाई गई थी वहीं से निर्माण होता है चंद्रताल झील का। चंद्रताल और सूरजताल ये 2 झीलें हैं। ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती हैं। ये भी ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर कुल्टी दिया गया है, कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। यहाँ पर गेफांग ग्लेशियर दिया गया है, गेफांग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। शिफ्टिंग ग्लेशियर यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो शिफ्टिंग ग्लेशियर की बात करते हैं कि ये ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। और शिफ्टिंग लाहौल स्पीति की 2 वैलियां हैं, चंद्रा और भागा वैली, उसमें से कौन सी वैली में पड़ता है? तो ये शिफ्टिंग ग्लेशियर चंद्रा वैली में जो है वो पड़ता है। एग्जैक्टली ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में पड़ता है, कौन सी वैली में पड़ता है? ये भी चंद्रा ही वैली में पड़ता है। गेफांग ग्लेशियर कौन सी वैली में पड़ता है? तो ये भी चंद्रा वैली में ही जो है वो पड़ता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। आगे बोलते हैं हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाई.एस. परमार। तो बोलते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। बोलते हैं कि उनके पॉलिटिकल गुरु जो था वो कौन थे। अगर हम परमार जी की बात करते हैं कि परमार जी के पॉलिटिकल गुरु जो था वो कौन थे, तो परमार जी के पॉलिटिकल गुरु थे चौधरी शेरजंग। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वाई.एस. परमार देखो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो रह चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री इनफैक्ट हिमाचल के ये रह चुके हैं। और पहले मुख्यमंत्री जब रहे हैं तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते थे। ये देखो जज हुआ करते थे सिरमौर कोर्ट में, तो जज हुआ करते थे। कुछ टाइम बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जो फ्रीडम स्ट्रगल चला हुआ था उसमें जो था उन्होंने पार्ट लिया था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। और आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी भी गई हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश एरिया लैंग्वेज एंड स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड किताब इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो 1952 से लेकर 1956 तक जो था ये मुख्यमंत्री रहे थे। ये आप ध्यान रखें। यशवंत सिंह परमार जी के बारे में, ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि ये जो CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है। वैसे तो हम आमतौर पर कुफरी पढ़ते हैं, देखो कुफरी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो बेमलोई यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। बेमलोई जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, वहाँ पर जो है ये स्थित है बेमलोई में। ये आपने ध्यान रखना है, बेमलोई डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है और यहाँ पर ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। पोटैटो के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटैटो के बारे में देखो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटैटो जो था वो जो पोटैटो की वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस हुई उसमें अप टू डेट वैरायटी आती है, कुफरी चंद्रमुखी वैरायटी आती है, कुफरी जीवन वैरायटी आती है, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलुज, ये सारी वैरायटीज़ जो है वो आती हैं। आपने ध्यान रखना है कि कुफरी वैरायटी जो था ना, इसको कब डेवलप किया गया। कुफरी वैरायटी को, जो आलू की कुफरी वैरायटी है, उसको 1968 में जो था वो डेवलप किया गया था। 1968 में उसको डेवलप किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो था वो हिमाचल प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी भी एक खोली गई। ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी खोली गई वो कब खोली गई? वो 1979 में खोली गई। टेट के हिसाब से तो क्वेश्चन थोड़े से हाई हैं, परंतु चलो फिर भी हम याद रखेंगे ही थोड़ा, क्योंकि अकेला टेट देकर तो कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है कि टेट पास करके सिर्फ एक आपके पास सर्टिफिकेट आएगा कोई नौकरी का यहाँ से,
बनता नहीं। तो हायर लेवल का भी थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर सुना होगा अभी तभी तो वो आगे चलकर काम आएगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर धर्मशाला की। देखो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला, और कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप करने की बात जो है वो कही गई है बजट में। दूसरा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है चैल। चैल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल प्लेस है, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। वैसे ही चैल में पूछा जा सकता है कि चैल जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ठीक है, चैल कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट क्रिकेट जो ग्राउंड है ना वो स्थित है। तो चैल 2444 2444 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, और यहाँ पर हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो वर्ल्ड का है वो स्थित है। मनाली की बात करते हैं तो मनाली इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, परंतु यहाँ पर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी जो है वो स्थित है। तो ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मनाली में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी इन अक्टूबर 1871। देखो अगर आपको गवर्नर जनरल्स के बारे में पता है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो कब से लेकर कब तक रहा, किसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोलते हैं कि 1871 में जो गवर्नर जनरल जिनके द्वारा मंडी को विजिट किया गया था वो कौन थे, तो वो लॉर्ड मेयो थे। ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि 1871 के दौरान जो था वो इन्हीं का कार्यकाल था। लॉर्ड मेयो वही थे, अगर आपको याद आ रहा है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, और तो लॉर्ड मेयो वही थे जिनके द्वारा जो था वो जनगणना को स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट जनगणना कर दी गई थी, परंतु कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो जनगणना, और कंप्लीट जनगणना वो नहीं हो पाई थी। कंप्लीट जनगणना बाद में चलकर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। अभी हम यहाँ पर फिर से लॉर्ड मेयो और मंडी के ऊपर जो है वो वापस लौटते हैं। 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो मंडी विजिट किया गया, और जब ये मंडी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा जो था वो विजय सेन जो था वो हुआ करते थे। विजय सेन के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो हेनरी डेविस के द्वारा भी जो था वो मंडी की यात्रा जो था वो की गई थी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो 1877 में जो था वो इन्होंने जो था वो दिल्ली दरबार में जो था वो भाग लिया था। और आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय भी मंडी आए थे। तो लाला लाजपत राय कब मंडी आए थे, 1906 में जो था वो मंडी आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि लाला लाजपत राय कब मंडी आए थे, 1906 में आए थे। लॉर्ड एल्गिन कब मंडी जो था वो आए थे, तो लॉर्ड एल्गिन जो था वो 1899 में जो था वो मंडी आए थे। ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं सक्षम भारद्वाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैज सेट a world record by identifying the national flag of 197 countries within 190 सेकंड। तो बोलते हैं हाल ही में किस जिले के सक्षम भारद्वाज ने 197 देशों के राष्ट्रीय झंडों को 191 सेकंड में पहचान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये बिलासपुर का है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं रहते ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी आपने ध्यान रखना है कि पहले जो था वो उप प्रधानमंत्री जो था वो कौन थे। पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। जब देखो इलेक्शन होते हैं सबसे पहली बार, तो जो प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, परंतु जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं वो सरदार पटेल जी जो हैं वो बनते हैं। सरदार पटेल जी के बारे में एक तो इनका जो बरदौली सत्याग्रह है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बरदौली सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है कि ये बरदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था। पटेल जी के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। कौन से ईयर की ये बात रही थी बरदौली सत्याग्रह की, तो ये 1928 के आसपास की जो था वो बात रही थी बरदौली सत्याग्रह। पटेल जी के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन भी जो था वो प्रिजाइड किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का सेशन था जो इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। ये सेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में जो था ये सेशन जो था वो हुआ था जो इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। सॉरी, ये लाहौर का सेशन नहीं, ये कराची का सेशन था, कंफ्यूज ना हो जाएं पाकिस्तान को लेकर। ये कराची का सेशन जो था वो था, कराची सेशन जो था वो 1931 में जो था वो पटेल जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। 1931 का सेशन, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। अब तो भूलना भी नहीं चाहिए, अब तो हमने गलती से ठीक कर दिया इसको, पहले गलती की फिर ठीक भी कर दिया। 1931 का सेशन कराची में हुआ था और पटेल जी के द्वारा इसको प्रिजाइड किया गया था। अब पहली जो कैबिनेट बनी थी, जो भारत आज़ाद होता है तो उसमें पहली जो कैबिनेट बनती है उसमें जो है वो बोलते हैं कि कौन कौन सा मंत्रालय किस किस के पास जो है वो रहता है, वो भी एक क्वेश्चन देखा गया है।
तो पहली बार जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद सरकार जब बनती है तो पहले होम मिनिस्टर जो हैं वो बनते हैं सरदार पटेल जी, और पहले जो डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं वो बलदेव सिंह जो हैं वो बनते हैं। एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर जो बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो बनते हैं। रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो बनते हैं वो जॉन मिथाई बनते हैं। और लॉ मिनिस्टर जो बनते हैं, लॉ मिनिस्टर आपने ध्यान रखना है BR अम्बेडकर जी को जो है वो लॉ मिनिस्ट्री जो है वो दी जाती है। पहली जो हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, ये पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर जो बनती है या फिर पहले हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, एक ही बात है, वो राजकुमारी अमृत कौर जो हैं वो बनती हैं। तो ये मिनिस्ट्रीज आपने ध्यान रखनी है। अभी देखो हेल्थ मिनिस्ट्री की बात हुई तो हेल्थ मिनिस्टर अभी भी हिमाचल से ही है। जगत प्रकाश नड्डा का नाम आपने सुना है, हिमाचल के बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं, परंतु आपने ये ध्यान रखना है कि जगत प्रकाश नड्डा हैं तो हिमाचल से, परंतु ये अभी राज्यसभा से सदस्य हैं और गुजरात जो स्टेट है ना वहाँ से ये राज्यसभा के सदस्य हैं। हिमाचल से ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये जो हैं वो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं तो हिमाचल से। तो हेल्थ मिनिस्टर अभी हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास है। अगला क्वेश्चन देखिए 127 बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ RS मार्च। तो RS मार्च की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करते हैं RS मार्च की स्थापना की, तो RS मार्च की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो था वो RS मार्च की स्थापना जो था वो की गई थी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन अभी तो पूछ लिया गया कि RS मार्च की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि RS मार्च की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो की गई थी। तो 1875 में RS मार्च की स्थापना की जाती है। RS मार्च की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। यहाँ पर और भी दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो दिया गया है। वैसे ही हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो था वो रामाकृष्णन मिशन की स्थापना जो था वो की गई थी। रामाकृष्णन मिशन आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जो है वो दिया गया है। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये पता होना चाहिए कि किस समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज हो गया, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन हो गया, इसकी स्थापना जो था वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी राजा राम मोहन रॉय ने, परंतु कब जो था वो इस ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा एजुकेशन को लेकर तो काम किया गया था, परंतु इन्होंने सती प्रथा को बैन करने में भी काफ़ी अहम योगदान जो था वो दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। देखो भारत की बात की जा रही है तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आपने यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। एक तो क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो क्या है, लैटिट्यूड आपने ध्यान रख लिया। दूसरा आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड के अलावा जो है वो लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना है। लॉन्गिट्यूड भी ध्यान रखें, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये जो है वो लॉन्गिट्यूड है। अब टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन तो बनता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये भारत का मैप जो है वो इस तरह से कुछ आता है, तो इसमें इस तरह से जो अगर हम देखेंगे, अगर हम साउथ से नॉर्थ के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी डिस्टेंस जो है वो आती है। नॉर्थ से साउथ के बीच में डिस्टेंस आती है 3214 किलोमीटर, ये जो है वो आती है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट के बीच में, तो ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस आती है वो 2933 जो है वो आती है किलोमीटर में, ये भी पता होना चाहिए। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, बेसिक ही ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं हीराकुंड हाइडल पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो बोलते हैं कि हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो ये महानदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी डैम है, कुछ और भी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, कौन से स्टेट में बनी हुई है, वहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हीराकुंड डैम जो है
ये तो पता चल गया कि महानदी के ऊपर बना हुआ है, उड़ीसा स्टेट में जो है वो स्थित है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है, ऐसी ही परियोजना है हमारे पास उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं उकाई परियोजना, ये गुजरात में स्थित है। और उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। कौन सी? ताप्ती नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। कृष्णा तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच में देखने को मिलती है। इन कुछ एक ऐसी परियोजना है जिनके बीच में टाइम टू टाइम डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, ठीक है जी। और इसी तरह जो है वो हमारे पास रिहांद परियोजना हो गई। ये जो रिहांद डैम है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिहांद डैम परियोजना जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वर भी कहते हैं। और ये जो है वो सोन नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दामोदर परियोजना हो गई। दामोदर परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? दामोदर परियोजना जो है वो बिहार में जो है वो स्थित है। कहाँ पर? बिहार में जो है ये परियोजना स्थित है। तो बाकी तो सतलुज परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। वो परियोजना तो आसान सी है, उसके बारे में तो पता ही है, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच फॉलोइंग प्लेस। तो रमन पीक बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? देखो, रमन पीक भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंपॉर्टेंट पीक्स आती है, चाहे वो नॉर्थ की हो गई, चाहे वो साउथ की हो गई, चाहे वो इंडिया की हो गई, चाहे वो वर्ल्ड की हो गई, वो इंपॉर्टेंट होती है। रमन पीक की अगर हम बात करें तो ये अराबियन सी में आती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रमन पीक कहाँ पर आती है? अराबियन सी में जो है वो आती है। और उसी तरह एक रमन इफेक्ट भी है, वो साइंस का है, वो अलग से है। रमन इफेक्ट को रहने दो, अभी रमन पीक की जो है वो बात हो रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार की भी, अंडमान निकोबार सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और अंडमान निकोबार के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो एक्टिव वोल्केनो भी जो है वो स्थित है। इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो अंडमान निकोबार में ही जो है वो स्थित है, ठीक है। क्या नाम है उसका? कि अंडमान निकोबार का जो वोल्केनो है उसका क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है। ये बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार में ही स्थित है। अब इंपॉर्टेंट पीक्स की बात हो रही है, तो नंदा देवी पीक जो है वो कौन से स्टेट में पड़ती है? सीधा ही क्वेश्चन बनता है, ये उत्तराखंड में जो है वो पड़ती है। नंदा देवी पीक कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड में जो है वो पड़ती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी कंट्री में आती है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल साइड से आती है, नेपाल में जो है ये पीक आती है। एक अंडमान निकोबार में सैडल पीक आती है। कौन सी? सैडल पीक आती है। हाँ, ये सैडल पीक जो है वो इम्पोर्टेंट है। सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार में आती है। और अंडमान निकोबार में भी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्दर्न अंडमान में जो है वो स्थित है। ये सैडल पीक जो है वो नॉर्दर्न अंडमान में जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखना है कि सैडल पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है। और अन्नामुडी पीक आती है। एक अन्नामुडी पीक के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये अन्नामुडी पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, और ये केरल स्टेट में जो है वो आती है। अगर रेंजेस की बात करें तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट की जो है ये पीक है अन्नामुडी पीक। इसके बारे में भी क्लियर हो गया। गुरु शिखर पीक आती है। गुरु शिखर पीक जो है वो कहाँ पर आती है? वो राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान में तो ये पड़ती है, परंतु ये ध्यान रखना है कौन सी माउंटेन रेंज में जो है वो गुरु शिखर पीक जो है वो आती है। तो अरावली रेंज में जो है ये गुरु शिखर पीक जो है वो आती है। कौन सी? अरावली रेंज में ये गुरु शिखर पीक आती है। स्टेट हो गया राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। तो बोलते हैं साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने अन्नामुडी पीक पढ़ा, वही जो है वो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक ये हो गई। इतना काफ़ी है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास भी जो है वो दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 132 का हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सही आंसर हो जाएगा। ये पेपर में कंफ्यूज कर सकता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुडिशियल रिव्यू है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये हाई कोर्ट के पास भी जो है वो पावर दिया गया है। हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टेन्योर जो है वो कितना होता है।
हाई कोर्ट के जज का टेन्योर जो है वो कितना होता है। तो हाई कोर्ट के जज का टेन्योर आपने ध्यान रखना है कि 62 ईयर्स, ये हाई कोर्ट के जज का टेन्योर जो है वो होता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर जो है वो 65 ईयर्स होता है। 65 ईयर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर होता है। इतना हो गया टेन्योर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं थार डिजर्ट ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर हाउ मच एरिया ऑफ द कंट्री। तो बोलते हैं कि भारत का जो थार मरुस्थल है देश के कुल कितने क्षेत्र पर ये जो है वो फैला हुआ है। तो थार जो है वो 12.13% पर जो है वो फैला हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थार जो डिजर्ट है ना, थार डिजर्ट जो है ना वो कितने एरिया में फैला हुआ है, 12.13% एरिया में जो है वो फैला हुआ है। अगर थार डिज़र्ट की बात की जाए कि थार डिज़र्ट जो है वो कहाँ पर पड़ता है या फिर क्या इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो देखो थार डिज़र्ट के बारे में भी ध्यान रखना है। ये लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ इंडिया है एक तो, ठीक है। लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, थार डिज़र्ट ही जो है वो लार्जेस्ट डिज़र्ट है, और इसको जो है वो इंडिया डिज़र्ट भी कहते हैं। थार डिज़र्ट को जो है वो इंडिया डिज़र्ट भी कहते हैं, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो स्थित है। इसको ग्रेट इंडिया डिज़र्ट भी वैसे कह देते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पंजाब का कौन सा रीजन, पंजाब का कौन सा पार्ट जो है उस डिज़र्ट में आता है, तो पंजाब का जो सिंध सागर डोआब है वो इसमें जो है वो आता है। हम कल परसों भी इसके बारे में ये पढ़ रहे थे कि कौन सा पार्ट इसमें आता है, तो वो आता है सिंध सागर डोआब, उसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी का मुख्य सोर्स जो है वो क्या है। देखो एनर्जी के मुख्य सोर्स की बात की जाए तो सन, ऑप्शन सी सूर्य जो है वो एनर्जी का जो है वो सही, सूर्य जो है वो एनर्जी का जो है मुख्य सोर्स है। देखो सूर्य कौन कौन सी गैसेस से जो है वो बना हुआ है, सूर्य कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है। ये 2 गैसेस हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। अभी आप कमेंट करके जो है वो इनका नाम बताएंगे कि सूर्य कौन कौन सी गैसेस से जो है वो बना हुआ है। और सूर्य की रोशनी जो है वो कितना टाइम लेती है अर्थ तक पहुंचने में, तो वो 8 मिनट 20 सेकंड के करीब जो है वो टाइम ले लेती है। अगर हम इसकी बात करें कि इन सेकंड ये कितना टाइम ले लेती है, तो 8 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, और 480 ये बन जाएगा, प्लस 20 सेकंड हो जाएगा। तो लगभग 500 सेकंड के करीब जो है ये टाइम ले लेती है पृथ्वी तक पहुँचने में। सूर्य की किरणें लगभग 500 सेकंड तक जो है वो टाइम ले लेती हैं पृथ्वी तक पहुँचने में, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अभी 2 अक्टूबर के करीब आपने सूर्य ग्रहण के बारे में सुना होगा। सूर्य ग्रहण के बारे में सुना था, तो सोलर एक्लिप्स जो होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो कब लगता है। सूर्य ग्रहण उस टाइम लगता है जब मून जो है ना, मून जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब जो है वो क्या होता है, तब जो है वो आपका सोलर एक्लिप्स जो है वो होता है। व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब ये सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो जो सोलर एक्लिप्स होगा वो जो है वो लगता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांस्टेबल के लिए भी जल्दी ही एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे, तो कांस्टेबल के लिए सीरीज़ लॉन्च करेंगे, उससे पहले टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए। टैट की भी तो सीरीज़ चली हुई है, हर की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लैंड स्लाइडिंग मोस्टली अक्कर। तो लैंड स्लाइडिंग जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर होती है। कॉमन सी बात है कि लैंड स्लाइड जो है वो हिली एरियाज में होगी, तो इनमें से हिली एरिया जो है वो कौन सा है, उत्तराखंड जो है वो हिली एरिया है इनमें से। तो उत्तराखंड में जो है वो लैंड स्लाइड आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लैंड स्लाइड आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो लैंडस्लाइड का क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन तो कॉमन से है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं। अच्छा, जब आप हमें ज्वाइन करेंगे ना टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है वो मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पर भी हमें जो है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी आने वाली अपडेट होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका साथ मिले, तो इसलिए अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देते रहें, ताकि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे। इस वीडियो में इतना ही है, हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।